गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये पढ़ने से पहले अपने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक था वो अधूरा रह गया था, उसमें डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो सामान्य जनरल प्रयोजन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। यानी इनका उपयोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अब ये जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो श्रेणियां हैं, जिनमें से पहली श्रेणी क्या है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ये विस्तार से अपने आगे वाले वीडियो यानी इससे जो पिछले वाला वीडियो था जो हमने बनाया था उस वीडियो में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहले, यानी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये कहता है कि देयर आर कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that are developed to meet the requirement of a specific organization or an individual। यानी ये एप्लीकेशन होते हैं, ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये कहता है कि टेलर मेड होते हैं, ठीक है ना। टेलर मेड होते हैं जिसमें से क्या होता है कि आपको ये एप्लीकेशन बनवाने पड़ते हैं। कब बनवाओगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई संगठन है और उस संगठन को अगर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो वो फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाएगा, या फिर किसी व्यक्ति को अगर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये कस्टम या टेलर मेड सॉफ्टवेयर है जो किसी विशिष्ट या संगठन या किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किए जाते हैं। यानी जनरल पर्पज तो क्या है, यह हमेशा सामान्य प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है, टेलर मेड होते हैं और जो किसी विशिष्ट संगठन या किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विकसित किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें अपन, जैसे अगर आपकी एक दुकान की बात करें, जैसे आपकी दुकान है, जैसे मेडिकल की दुकान है। अब मेडिकल दुकान पर कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टेलर मेड होते हैं, यानी वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यानी वो क्यों बनाए जाते हैं कि जैसे जो बिल बनाए जाते हैं उन बिल को आप कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपन टेलर मेड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कल हमारा ये इतना सा पार्ट अधूरा रह गया था, इसको हमने इस वीडियो के अंदर पूरा कर दिया। अब जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो अपना इसी का अगला टॉपिक है, यानी पार्ट नंबर 8 है, जिनमें से अपन पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यानी अब बात करें अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की, तो पहले देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बात करते हैं। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ये क्या कहते हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनको डेवलप तो भी किया जाता है, लेकिन ये कहता है कि डेवलप करने के साथ उनके स्रोत कोड होते हैं और वो स्रोत कोड है जो सार्वजनिक, यानी कुछ सोर्स कोड होते हैं, वो सोर्स कोड है वो सार्वजनिक सभी व्यक्तियों को फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि उनको विकसित करने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, और उन ऐसे इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को अपन एक मुक्त या फिर अपन जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, अगर जैसे ओपन ऑफिस, अब जैसे आपके कंप्यूटर में है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 होगा, किसी के अंदर 2013 होगा, किसी के अंदर 2007 होगा। तो ये जो ऑफिस है ये ऑफिस कैसे होते हैं, ओपन सॉफ्टवेयर क्या आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, यानी इसके कुछ कोड भी होते हैं, सोर्स कोड भी होते हैं। वो सोर्स कोड तो उपलब्ध करवाया जाता है, जो पैसे देके व्यक्ति खरीदता है उनको करवाए जाते हैं, और बिना सोर्स कोड के भी ऑफिस उपलब्ध करवाया जाता है यूजर को। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होता है उनको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें तो इसकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए अपन को खरीदना पड़ता है, किसी व्यक्ति से या किसी दुकान से या किसी एक संस्था बनी हुई उस संस्था से उस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा। और इस प्रकार के जब सॉफ्टवेयर को अपन खरीदते हैं पैसे देके तो उसको अपन कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और जिसके अंदर ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो ये कहता है कि जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपन, जैसे अगर एग्जाम्पल कर बात करें तो जैसे टैली, तो टैली अगर उसका ओरिजिनल वर्जन आपको चाहिए तो आपको पैसे देके खरीदना पड़ेगा। जैसे कॉपी वर्जन मिल जाएगा लेकिन कॉपी वर्जन के अंदर वो कार्य नहीं हो पाएगा जो ओरिजिनल वर्जन के अंदर वो कार्य हो रहा है। फिर जैसे अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडो की,
तो विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जो कंप्यूटर में जब आप ओपन करते हो और शुरू होते ही जो सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे लिखा आता है वेलकम विंडो, तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आते बात करते हैं क्यू किल की। तो क्यू किल क्या है? क्यू किल एक एंटीवायरस है। क्यू किल एक क्या है? एंटीवायरस है। और ये क्या है? ये बिना पैसों के आप नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ ऐसे एंटीवायरस है जो आप बिना पैसों के भी खरीद सकते हो, यानी जिसे अपन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या होता है एक दूसरे से की सहायता करने के लिए विकसित किए गए हो। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक दूसरों की सहायता करने के लिए विकसित किया हो, जिसमें आपको खरीदने या परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो अपन बात करें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री फायरवेयर सॉफ्टवेयर की, इन दोनों में अंतर पढ़ते हैं। तो फ्रीवेयर, द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक। यानी ये कह रहा है कि व्यक्तियों को, यानी जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को एक दूसरों की सहायता करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और वो कोड के साथ सार्वजनिक रूप से अगले वाले व्यक्ति को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, विथ द एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विथ इच अदर्स हेल्प, यानी एक दूसरे की सहायता करने के लिए। सच सॉफ्टवेयर इज नाउन एज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो एक दूसरों की सहायता करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं या जो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे कौन से कहलाते हैं? फ्री या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीवेयर की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन है वो फ्रीवेयर की डेफिनेशन है, जिसमें आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा और ये आपको याद भी करना है। ठीक है, ठीक है। तो यानी फ्रीवेयर वाले सॉफ्टवेयर आप समझ गए कि कैसे होते हैं, जिसको क्या होता है एक दूसरों की मदद करने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं यानी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के डेवलपर अपने स्रोत कोड के साथ साथ सार्वजनिक रूप से सॉफ्टवेयर को एक दूसरे की सहायता से विकसित करने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदान करते हैं। स्रोत सॉफ्टवेयर को एक मुक्त या खुले स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसका उपयोग बस ज़्यादातर ये होता है कि जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, जो कैसा होता है? खुला होता है, जिसे बिना पैसे देके अपने को खरीदने होते हैं, जो आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल, सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। यानी ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने पास सॉफ्टवेयर तो उपलब्ध है, लेकिन इनके जो स्रोत कोड होते हैं वो आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड उन्हीं को दिए जाएंगे जो आप पैसे दोगे, यानी आप अगर परचेज करोगे तो आपको उसके सोर्स कोड उपलब्ध करवाए जाएंगे। जब आप उसको परचेज नहीं कर रहे हो, यानी आप मतलब मदद करने के लिए उनको आप डाउनलोड कर रहे हो, यानी आपकी सहायता हो जाए वो डाउनलोड आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, इसलिए उनका सोर्स कोड आपको उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। और जब सोर्स कोड उपलब्ध नहीं करवाए जाते तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें अगर बात करें स्काइप, एडोब रीडर, जैसे स्काइप है तो स्काइप में क्या होता है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो कर तो लोगे, लेकिन अगर आप इसके माध्यम से अगर वीडियो कॉल करना चाहोगे तो फिर इसको खरीदना पड़ेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन ये हेल्प के लिए आपको बिना पैसों के साथ कुछ ट्रायल वर्जन जैसे एडोब रीडर होता है, या अगर उसके और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ट्रायल वर्जन के लिए आपको कुछ दिन के लिए दिए जाते हैं, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, वो क्या होता है ट्रायल वर्जन होता है, कुछ एक महीने तक आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उसका एक मंथ जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सोर्स कोड को खोलना पड़ेगा। अब सोर्स कोड को लाने के लिए आपको उन सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, परचेज यानी खरीदना पड़ेगा। बिना खरीदे आप उन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते। तो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी जो स्रोत कोड होते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो कैसे सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरों की सहायता करने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है, तो सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं हो सकते।
ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए स्काइप, एडोब रीडर, ETC आदि। तो ये भी बात आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन बनता भी है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब जब अगर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब या तो आप उस क्वेश्चन आंसर को कर लेना, अगर आप कंटिन्यू नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स से ही आपको क्वेश्चन के आंसर उस नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स पूरे पढ़ लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि उन नोट्स में ही आपके क्वेश्चन की आंसर है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आ गया एक कि डिफरेंट बिटवीन फ्री फायर सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी, तो आप उसका अंतर आसानी से लिख सकते हो। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहता है कि व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर हु हैज द कॉपीराइट ऑफ सॉफ्टवेयर देन इट इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यानी ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब अपन सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है किसी दुकान से, किसी संस्था से या किसी संगठन से, उन सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, परचेज यानी खरीदना पड़ेगा। ये कहता है द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, और वो कैसे होते हैं, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी उसकी कॉपी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने निम्न स्तर तक पहुंचे तो एक आपने अगर क्लासमेट की नोटबुक देखी हो तो उस क्लासमेट की नोटबुक के बैक साइड में एक इस प्रकार का सी बना होता है और इसके गोला बना होता है और इस पर लिखा होता है कॉपीराइट। और ये जो कॉपीराइट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की कॉपी या इस प्रकार की जो नोटबुक है कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं बना सकता, ठीक है। यानी इसकी अगर नकल करेगा या इसकी अगर कॉपी करके इसी टाइप की बनाएगा तो फिर उसके कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, एक तो इसकी पेज की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पेज जिस प्रकार का क्लासमेट की नोटबुक का पेज आता है उसके अलावा अलग नोटबुक के थोड़े अलग प्रकार टाइप के पेज आते हैं, यानी उनकी क्वालिटी में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जिसकी कॉपी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें तो विंडोज 7, तो ये कौन बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी है वो विंडोज 7 नहीं बना पाएगी, क्यों, ये एक कॉपीराइट है, ठीक है। आगे बढ़े अपन। अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली, क्यूकिल, ये मैंने आपको बता दिए कि इन सॉफ्टवेयर को आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी की बात करें कि जब उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को विक्रेता से खरीदना जाना होता है और जिनके पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है, जो ये एक मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है, यानी ये क्या करना है कि जो उपयोगकर्ता होता है और जो उपयोगकर्ता इसका यूज करता है तो ये एक मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है और उसको अपन खरीदना पड़ता है। बिना खरीदे इस सॉफ्टवेयर का यूज आप नहीं कर सकते। ये मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है जिसमें से आप जैसे टैली, क्यूकिल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये अपन किसमें आते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि कंप्यूटर को एक प्रकार से मैनेज करता है, यानी कंप्यूटर की जितने भी आपके संसाधन हैं या रिसोर्स हैं उन सभी रिसोर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। यानी जितने भी टाइप की रिसोर्स है, जैसे अगर बात करें तो उसके अंदर जैसे आप बात करते हैं अपन रैम की, अपन बात करेंगे रोम की, अपन बात करते हैं CPU की, इसके अलावा कंप्यूटर के और कुछ रिसोर्स होते हैं जैसे हार्डवेयर है। तो इन सभी रिसोर्स को जो मैनेज करने का जो कार्य होता है वो अपन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में सभी टाइप के यानी ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स यानी जितने भी प्रकार के स्रोत हैं उन सभी स्रोतों को मैनेज करने का कार्य या उनको प्रबंध करने का कार्य या उन सभी रिसोर्स को कंट्रोल करने का जो वर्क है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभव है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे अदर्स टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं
यानी अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी अन्य प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन आपका वर्क नहीं करेगा, यानी डू नॉट वर्क अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी दूसरे प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं या अन्य प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। यानी सीधी सी बात है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समझ गए कि इसका कार्य क्या होता है कि जितने भी प्रकार के कंप्यूटर में संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों का मैनेज करना या प्रबंध करना का कार्य, जिसके अंदर अगर बात करें तो हार्डवेयर भी शामिल है। ठीक है, हार्डवेयर के साथ CPU, रैम, रोम वगैरह ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज all the resources of a computer. It is its hardware including CPU, RAM, disk network and other input output device. ठीक है ना, कि यानी कंप्यूटर के जितने भी आपके संसाधन हैं, यानी जितने भी आपके इनके साथ जुड़े हुए डिवाइस हैं, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, हार्डवेयर है, डिस्क नेटवर्क है, इन सभी को इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इन सभी संसाधनों का या कंप्यूटर के जितने भी सभी रिसोर्स हैं उन सभी रिसोर्स को मैनेज करने का जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक संसाधन प्रबंधक माना जाता है जो एक कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, अर्थात इसके हार्डवेयर जिसमें CPU, रैम, डिस्क नेटवर्क और अन्य आउटपुट या इनपुट व आउटपुट डिवाइस शामिल है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक और चीज आती है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको क्या करना होता है, डिवाइस और ड्राइवर को कंट्रोल करता है। जो सिस्टम क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है और फिर उसे सुरक्षा जैसी प्रदान करता है तो उपयोगकर्ता द्वारा उसको संभाल के रखा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि इसके अंतर्गत जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनको डिवाइस ड्राइव को भी नियंत्रण करता है और उनको सुरक्षित यानी उनको सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो देर का इसके अंदर देखो, इट आल्सो कंट्रोल्स वॉरियस एप्लीकेशन, इन कुछ प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड डिवाइस ड्राइव होते हैं, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल्ड एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर, यानी यहाँ पर अलग अलग यूजर के द्वारा यानी विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइव के सिस्टम को मैनेज भी करते हैं, साथ में उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। तो देखो, देर का है कि ये विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवों को भी नियंत्रित करता है, सिस्टम सुरक्षा का प्रदान करता है और विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा पहुंच को संभालता है। यानी जो यहाँ पर आपके अलग अलग यूजर होते हैं वो यूजर का कार्य ये होता है कि इन सभी को संभाल के रखे और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। फिर उसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होता है। ये कहता है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विस फॉर बिल्डिंग and running application program. When an application program need to be run, it is the operating system which loads that program into memory and allocate it to the CPU for execute. अब ये कहता है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो फोल्ड बने हुए हैं, जिसके अंदर ये कहता है उनका जो उद्देश्य होता है यानी इसके प्राथमिक उद्देश्य वो 2 गुना है और जो इनका उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये कहते हैं कि इसका जो सबसे पहला होता है एक सर्विस को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो पहला इसका प्रोवाइड होता है कि वो प्रोग्राम को एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को रनिंग करेगा,
यानी पहला जो आवेदन ये कहलाता है कि पहला जो इसका प्रोवाइडर है वो ये करता है कि जैसे जिस प्रोग्राम को आपको रन करवाना है, यानी जिस प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, उस प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रन करेगा। और प्रोग्राम को रन करते ही व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रन, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड दैट प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एलोकेट। और जैसे ही आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो वो प्रोग्राम क्या होगा, मेमोरी के अंदर एलोकेट कर आवंटित कर दिया जाएगा। और फिर उसके अंतर्गत जैसे ही आवंटित होगा तो आवंटित होने के बाद सीपीयू उसको निष्पादन कर देगा, यानी सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और जैसे ही सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया था वो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी सिस्टम की, और एक ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हिंदी में बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य 2 गुना है। ठीक है, यानी प्राथमिक उद्देश्य 2 गुना है, जिसके अंतर्गत पाया गया कि जो पहला आवेदन ये होता है कि प्रोग्राम बनाने और चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है, यानी जो प्रोग्राम बनाया है और उनको चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। जब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने की आवश्यकता होती है, यानी प्रोग्राम को रन करने की आपको अगर आवश्यकता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और इसे निष्पादन के लिए सीपीयू को आवंटित करता है। ठीक है नहीं, यानी इसमें क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रोग्राम को लोड कर दिया जाएगा और लोड करने के बाद इसको निष्पादित करेगा, जिसे सीपीयू उसको मेमोरी के अंदर आवंटित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद सीपीयू उसको प्रोग्राम को रन करेगा। ठीक है, तो पहला उसका उद्देश्य क्या हो गया कि प्रोग्राम को रन किया जाएगा और रन करने के बाद उसके अंदर मेमोरी को आवंटित किया जाएगा और मेमोरी को आवंटित करने के बाद सीपीयू इसको निष्पादित कर देगा और जैसे ही निष्पादित करेगा तो आपका जो प्रोग्राम है आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा इसका पहला ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस to the user through which the user can interact with the computer। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा उद्देश्य जो ये कहता है कि उपयोगकर्ता होता है और एक उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस प्रदान किया जाता है और इंटरफेस के माध्यम से ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ आसानी से बातचीत कर सकता है। तो पहला उद्देश्य तो हो गया कि पहला जो ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये क्या कहता था कि अपन जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को रन करना और रन करने के बाद जब अपन प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो ओपन करते टाइम क्या करेंगे, जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही क्या करेगा कि जैसे ही आपने ओपन किया प्रोग्राम को तो ये ओपन करते ही क्या करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा और जैसे ही ओपन किया तो ये सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू क्या करेगा, उस ओपन करने के लिए एक मेमोरी अलॉट करेगा, मेमोरी एलोकेशन करेगा और जैसे ही मेमोरी इसकी आवंटित हो जाएगी, मेमोरी आवंटित होते ही उसको निष्पादित किया जाएगा, यानी निष्पादन किया जाएगा। अगर बात करें तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर है वो प्रोग्राम खुल जाएगा, यानी प्रोग्राम हो या वो एप्लीकेशन हो। तो पहला तो उद्देश्य आपको आसानी से समझ में आ गया। अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो उपयोगकर्ता होता है, यानी यूजर्स, जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं उन यूजर्स को क्या किया जाता है, एक इंटरफेस दिया जाता है और ये इंटरफेस क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर के मध्य, कंप्यूटर और यूजर के मध्य बातचीत करने का जो साधन होता है, यानी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो माध्यम होते हैं उन माध्यमों को ये इंटरफेस क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर के मध्य बातचीत करने का एक साधन है। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये भी बात अपने इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ जिससे कि आप आसान इसको नोट भी कर देना और साथ में इसको याद भी कर लेना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है
कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं या जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं उन सभी रिसोर्स को मैनेज करना या कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर हमने पढ़े कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो उद्देश्य है या दो ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोग्राम को बनाना यानी प्रोग्राम को क्रिएट करना, फिर या प्रोग्राम को रन करने का कार्य होता है। और फिर उसके बाद जो यूजर की जो आपको जो प्रोग्राम की चलाने की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोग्राम ओपन कर दीजिए और ओपन करते ही वो प्रोग्राम है मेमोरी में लोड हो जाएगा और लोड होते ही फिर उसको सीपीयू के द्वारा निष्पादित कर दिया जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूजर के मध्य, जिससे क्या होता है कि यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। अब आता है ओएस यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस में आता है कमांड आधारित इंटरफेस, यानी ऐसे इंटरफेस जिसमें आपको अलग अलग समय पर अलग अलग कमांड देने की आवश्यकता होगा। यानी कभी आपको ये कमांड देना होगा ओपन का कि मुझे फाइल ओपन करनी है, कभी आपको कमांड देना होगा क्रिएट का कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है, यानी कभी आपको कमांड देना होगा एडिटिंग का कि मुझे फाइल को एडिट करना है, और कभी आपको कमांड दोगे कि डिलीट यानी वही फाइल मुझे डिलीट करनी है। तो इस प्रकार के जो कमांड होते हैं वो जो अलग अलग प्रकार के कमांड होते हैं उसको अपन कहते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस, यानी कमांड आधारित इंटरफेस। तो ये चार पांच टाइप के इंटरफेस है, ये आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर देना, कई बार पूछे भी जाते हैं। यानी कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्ड ए यूजर टू एंटर द कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग ए फाइल। यानी आप कमांड जो आधारित इंटरफेस होते हैं उनके क्या होते हैं अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कमांड की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको फाइल बनानी है तो उसके लिए अपन को क्रिएट कमांड लगाना पड़ेगा, अगर आप फाइल को एडिट करना है तो फिर एडिट कमांड लगाना, अगर फाइल को डिलीट करना है तो फिर डिलीट कमांड लगाना, और अगर फाइल को न्यू बनाना तो फिर न्यू, अपन जो क्रिएट वाली बात आ गई वो वाली। और फाइल को अगर आपको एडिट अपडेट क्रिएट हो गया और अगर फाइल को ओपन करना तो फिर ओपन कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपने कमांड आधारित, ठीक है। तो कमांड आधारित इंटरफेस के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए, कमांड दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकता होती है, जैसे फाइल बनाना, खोलना, संपादित करना आदि या हटाना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कमांड बेस्ड इंटरफेस। अगला आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है GUI। और GUI क्या करता है कि GUI लेट्स यूजर रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, यानी प्रोग्राम को चलाना और कंप्यूटर को निर्देश देने की सुविधा है वो यूजर इंटरफेस द्वारा करवाया जाता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है नहीं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक ही कार्य है कि प्रोग्राम को रन करना और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। ये किसका कार्य होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ठीक है। ये तो हो गया इसका सेकंड इंटरफेस, ठीक है। अब थर्ड जो इसका इंटरफेस है वो है टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस की बात करें तो आज के जो आधुनिक समय में बात करें यानी मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टाइम में आपको पता हो कि आपके पास देखो स्मार्टफोन अवेलेबल है, किसी के पास टैबलेट होगा, किसी के पास लैपटॉप है। तो लैपटॉप भी आजकल जमाना जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई लैपटॉप भी टच वाले आ गए, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं कि इन टच के द्वारा आप इनपुट का उपयोग करते हैं और सिस्टम के साथ बातचीत करते हैं। जैसे स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर जब भी आपको अगर कोई टाइप करते हो तो आप कीबोर्ड के माध्यम से करते हो, लेकिन कीबोर्ड के माध्यम से कर रहे हो ये क्या एक इनपुट है, लेकिन कैसे हो रहा है? टच के द्वारा हो रहा है, यानी आप उसको स्क्रीन पर टच करके वो फाइल को आप टाइप करते जा रहे हो। तो मॉडर्न यानी आज के टाइम ऐसा हो गया है कि जिसके अंतर्गत आपको उपयोगकर्ताओं को टच इनपुट का उपयोग करके आप सिस्टम के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो देखो टच बेस्ड है, यानी टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड PC अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। यानी आज स्मार्टफोन, टैबलेट और PC उपयोगकर्ताओं को टच इनपुट का उपयोग करके सिस्टम के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी ये सिस्टम के साथ आप बात कर सकते हो और जैसे सिस्टम के साथ बात करोगे तो वो टच के रूप में अनुमति प्रदान किया जाएगा। अब आता वॉइस बेस्ड इंटरफेस, आवाज आधारित इंटरफेस। और वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे आधुनिक कंप्यूटरों की बात करें तो उसके अंदर आपको देखो रोबोट मिल जाएंगे। तो मतलब रोबोट क्या है? बात भी करता
पहले तो सिर्फ आपको टच आधारित है, फिर आगे वॉइस आधारित जैसे रोबोट, तो जैसे सभी यानी इसमें उपयोगकर्ताओं को जरूरतों पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रोबोट को कहा भाई खिड़की बंद करके आओ, तो रोबोट गया खिड़की बंद करके आ गया, तो ये क्या हो गया, आवाज आधारित इंटरफेस। ठीक है, तो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव बीन डिजाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ यूजर इंक्लूडिंग पीपल, यानी जिसके अंदर ये बात करें तो आधुनिक कंप्यूटरों को लोगों सहित सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी जो जो आपको आवश्यकता होती है उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य आता है प्रोसीजर मैनेज, यानी प्रक्रिया प्रबंधन। और प्रक्रिया प्रबंधन का अर्थ होता है कि एक कंप्यूटर का परिचालन होता है और जो अलग अलग कार्यों के साथ अलग अलग चलते रहते हैं। ठीक है, तो while a computer system is operational, different tasks are running। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्यों का उसका संचालन परिचालन करते हैं और अलग अलग कार्य के साथ चलते हैं। ठीक है, तो जबकि एक कंप्यूटर सिस्टम का परिचालन कार्य और अलग अलग कार्य एक साथ चलते रहते हैं, यानी जैसे इसके अंदर आप बहुत सारे विंडोज के साथ बहुत सारे उसमें टास्क के अंदर बहुत सारे आप फाइलें ओपन कर सकते हैं। फिर आता है स्मृति प्रबंध। स्मृति प्रबंध का अर्थ होता है कि प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए यूजली लिमिटेड, यानी इसके अंदर प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी होती है, वो दोनों इसकी क्षमता होती है, वो क्षमता है वो निर्धारित होती है। जैसे 4 GB की होगी, कोई 8 GB होगी, तो इनकी क्षमता है वो पहले से ही निर्धारित होती है। तो ये प्रबंधन हो जाएगा अपना, ये प्रोसीजर हो गया। अब इसका जो अगला कार्य है वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो प्राथमिक और मुख्य मेमोरी आमतौर पर सीमित होती है। अब जो अगला है वो फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट क्या है, फाइल प्रबंधन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो आप डेटा है या जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को द्वितीय मेमोरी के अंदर स्टोर रख सकते हैं। तो देखो, डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के द्वितीयक स्टोरेज में डाटा और प्रोग्राम को फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, नहीं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का जो द्वितीय मेमोरी है उस द्वितीय मेमोरी का उपयोग आप किस लिए करते हैं, फाइल या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए द्वितीय मेमोरी का उपयोग करते हैं। अब आता है डिवाइस मैनेजमेंट। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कई इनपुट व आउटपुट डिवाइस होते हैं और हार्डवेयर भी होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और डिवाइस मैनेजमेंट का तो होता है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट है, इनपुट व आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर है वो भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक हो जाता अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, और ये आज पूरा चैप्टर हो गया अपना खत्म। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से देख भी लेना और उनके आंसर है वो सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ओके।